हेयर ट्रांसप्लांट और पैचेस, ये इस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? तो वो फेल भी हो जाती है बहुत बार कि कुछ और करवाने गए हो, कुछ और गया। क्या मास्टरबेशन करने से भी बाल झड़ते हैं? 30s के अराउंड भी बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। कलर मत करो, इससे बाल और सफेद हो जाएंगे। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो जिमर्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस बढ़ सकता है। हेड एंड शोल्डर हो गया या अदर ब्रांड्स जो होते हैं, क्या वो कारगर होते हैं डैंड्रफ दूर करने के लिए? कि रीबॉन्डिंग वर्स्ट चीज है जो अपने बालों के लिए आप कर सकते। लड़के गंजे हो जाते हैं, लड़कियां आपने आज तक कोई गंजी लड़की नहीं देखी होगी। एग्जैक्टली। अब पीआरपी ट्रीटमेंट हम सुनते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको पीआरपी ट्रीटमेंट कराना? बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है पीआरपी के अराउंड। अभी आजकल इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है रोजमेरी ऑयल। The only reason is testosterone. So that's the male hormone. पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी बना लीजिए, चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितने भी अच्छे दिख जाइए, लेकिन अगर बाल अच्छे ना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है बॉस। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो लोग गूगल में भी सर्च करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, डरते हैं, मिथ्स है। तो इसीलिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है और गौरांग कृष्णा नाम है इनका, बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पे भी फेमस है और साथ ही साथ इन्होंने काफी सारे बड़ी हस्तियों की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। बहुत सारे इन्होंने बताई भी नहीं है क्योंकि वो सीक्रेट है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है गौरांग कृष्णा, है गुरु। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। तो ये जब आपका प्रस्ताव आया हमारे पास तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, मनीष, हिमांशी, अपूर्व और गरिमा। तो हम सारे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर किसी के पास होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो सब ऐसे हो गए कि ठीक है यार, मेरे पास ये सवाल है, मेरे पास ये सवाल है, मेरे पास भी सवाल है, प्लीज प्लीज कब आएंगे वो। तो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी क्योंकि वैसे डॉक्टर्स बहुत है, हेयर सर्जरी के भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन आप इतने पॉपुलर क्यों है? क्या आपका वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? ये तो बहुत डिफिकल्ट, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट पूछा है। नहीं, डॉक्टर तो सारे ही अच्छे होते हैं, तो थोड़ा सा लक है, थोड़ा सा भगवान का और हमारे पेशेंट्स का और सबका वेल विशर्स का आशीर्वाद है। बट वैसे टेक्निकली अब काफी टाइम हो गया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 साल से हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं एंड जो हमारी टीम डेवलप है वो काफी अच्छी टीम है। हमारी एक अपनी टेक्निक है जिसको हम लोग परफेक्ट आई टेक्निक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। काम हमारा ईमानदारी से और मेहनत और लगन से होता है क्योंकि हेयर ट्रांसफर बड़ा टीडियस प्रोसेस है, 5-6 घंटे का प्रोसेस होता है यूजुअली, तो उसमें थकावट आने लगती है कई बार। बट अब करते करते अब हाथ, ब्रेन, आईज इस तरह से अब ट्रेन हो चुके हैं कि अच्छी क्वालिटी से 5-6 घंटे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो लगातार लास्ट 10 to 12 ईयर से अच्छे आ रहे हैं, सक्सेसफुल आ रहे हैं। नामी ग्रामी लोग हम लोग से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो वो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और जैसे आपने बुलाया वैसे मतलब हाउ डू यू पुट इट, तो सोशल मीडिया ने थोड़ा सा ऑफ कोर्स हेल्प किया है, तो इसी वजह से इन सारे रीजन से और भगवान के आशीर्वाद से। ये बताइए किस किस का आपने अभी तक, मतलब जैसे मैंने देखा जितना, वीरेंद्र सहवाग और शायद धोनी या फिर गुलशन ग्रोवर, तो ये इनके बारे में बताइए कि इनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है, आपको कैसे फिर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? हाँ। ये बताइए। तो अब वैसे तो सारे हर पेशेंट स्पेशल होता है, बट कुछ पेशेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं, तो दीज आर वन ऑफ देम। तो ये लोग दोनों ही अपना हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे थे और जैसे कहा कि अब ठीक है, एक सर्टेन मुकाम पाने के बाद ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, बट फिर भी पर्सनल नीड, पर्सनल शौक सबके रहते हैं। तो बोथ ऑफ देम वांटेड कि कुछ किया जाए। उनको कहीं से मेरा मतलब मेरे क्लिनिक का रेफरेंस मिला उनको कहीं से, एंड दे कॉन्टेक्टेड मी। और फिर जब मैंने उनको चेक किया तो मैंने उनको बताया कि ये हो सकता है, ठीक है। और फॉर्चुनेटली दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा क्योंकि सब थोड़ा सा हिच तो सब में रहता ही है एक प्रोसीजर को लेके, और सबको लगता है कि सर के ऊपर कुछ प्रोसीजर हो रहा है तो कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। एंड आप एक नॉन एसेंशियल चीज कर रहे हो, कोई अब जरूरत तो है नहीं, एक आप एक लग्जरी, एक शौक के लिए कर रहे हो। तो बट फॉर्चुनेटली काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वी टेक केयर ऑफ आवर पेशेंट्स इन सच अ वे कि पेन बहुत कम होता है, ना के बराबर, और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो ये लोग भी जो डरे हुए थे, थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे, तीसरे चौथे दिन सारे बिल्कुल नॉर्मल थे। वीरू ने तो रोड सेफ्टी सीरीज भी विद इन शायद 12वें-13वें दिन उन्होंने रोड सेफ्टी सीरीज पे वैसे ही चौके छक्के लगा रहे थे वो। सो ठीक था इनका। अच्छा, हमारे साथ स्पोर्ट्स की एक है, क्योंकि आपने नाम लिया तो अपूर्व, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का ही पूरा देखते हैं, तो कोई सवाल? मेरा सवाल ये है, हालांकि टचवुड मेरे बाल ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा एक दोस्त है जिसके यहाँ आगे से बाल
जाना शुरू हो गए हैं। हम्म। और ये मैंने कई लोगों में देखा है, बहुत सारे मेल्स में देखा है कि पैटर्न होता है कि आगे सबसे पहले बाल जाते हैं। हम्म। तो ये किस वजह से होता है और उसको कैसे, अगर बाकी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अगर रोकना चाहते हैं कि हमारे ये हेयर लॉस ना हो, वो कैसे कर सकते हैं? तो वैसे तो हेयर लॉस के बड़े सारे कॉमन कॉजेज होते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक पैटर्न, इसको मेल पैटर्न कहते हैं, इसमें माथा चौड़ा हाँ। होता है, हेयर लाइन पीछे यहाँ जाती से है, एकदम यहाँ से होती है। तो ये मेल हार्मोन्स की वजह से ये प्रॉब्लम होती है और जेनेटिक होती है। ये कई लोगों में 90% लोगों के फैमिली में ये चल रही होती है प्रॉब्लम। तो ये एक जेनेटिक हेयर लॉस होता है, इसको नाम दिया गया है एंड्रोजेनिक या मेल पैटर्न हेयर लॉस। तो इसमें अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, आप यंग हैं, लेट्स से 20 से 25 साल की एज में है और आपकी प्रॉब्लम अभी भी स्टार्ट हुई है, तो एक लाइफस्टाइल का इसमें रोल होता है। और हमने ये काफी बात करी है कि डाइट का, आपके स्मोकिंग स्टेटस का, आपके स्ट्रेस लेवल और आपकी स्लीप साइकिल का बहुत डायरेक्ट रोल होता है अर्ली ऑनसेट पे। तो जो यंग लड़के हैं, आजकल तो 17-18 साल से शुरू हो जाता है, तो यंग लड़के हैं पर्टिकुलरली 24-25 साल से पहले जिनकी एज है, तो उनको अपनी लाइफस्टाइल पे और अपनी डाइट पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए, जिससे वो इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती है, उनको लगता है नहीं बहुत तेजी से हेयर थिनिंग, डाइट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि हमारा जो बाल है वो केराटिन है, प्रोटीन है। तो अगर हमारे डाइट में प्रोटीन कम होगा तो बालों पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। और इंडियन डाइट में, क्योंकि कई लोगों का वेजिटेरियन डाइट होता है, मेरा भी वेजिटेरियन डाइट है, तो इसमें प्रोटीन की हमारे स्टेपल फूड में कमी होती है। तो हमें प्रोटीन पे खास तौर से ध्यान देना है, जो हमें वेजिटेरियन डाइट में हर तरह के दाल, छोले, राजमा, पनीर, सोया से मिलता है। और जो नॉनवेज खा सकते हैं वो एग, फिश, चिकन, इससे बड़ा अच्छा प्रोटीन मिल जाता है उनको। हरी पत्तेदार सब्जियां, हमें आयरन चाहिए बालों की ग्रोथ के लिए, तो हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें मिलेगा। एक विटामिन होता है बायोटिन, जिसकी बहुत जरूरत होती है बालों को, तो वो एग में बहुत अच्छा होता है, या फिर नट्स और सीड्स में, अखरोट में, आलमंड्स, बादाम में, जो भी पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, इन चीजों में बायोटिन होता है। साथ में ओमेगा 3, ओमेगा 6 के लिए ये सारे सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रोटीन, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, सीड्स, ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट में खास तौर से, क्योंकि ये सारी वो चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल डाइट में, हम नॉर्मल डाइट में रोटी, सब्जी, चावल, तो नॉर्मल डाइट में सारी चीजें नहीं होती। जिनको नहीं भी, उनको भी करना चाहिए, बट जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम, उनको खास तौर से इन चीजों पे ध्यान। एक सवाल ये भी कि बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोगों में, मेरे साथ भी ये है कि 30s के अराउंड भी बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। मेरे भी कई सारे सफेद होना शुरू हो गए, चुपचाप मैं काटता रहता हूँ। तो ये क्यों होता है और उससे बच कैसे सकते हैं? क्या मैं डाई करना शुरू कर दूं, या जितने भी लोग हैं डाई करना शुरू कर दें? मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं करना नहीं चाहिए, बहुत एकदम लेट, बहुत हार्मफुल होता है वो डाई वाई करना। तो ये क्यों होता है और कैसे बच सकते तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। तो एक तो आपने एक एज बताई 30 इयर्स, तो एज बाय डेफिनेशन 35 साल से अगर पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो इसको प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, समय से पहले बालों का पकना कहा जाता है। तो इसके दो मेन कॉजेज हैं। एक अगेन जेनेटिक है, जो आपकी फैमिली में है, आपकी फैमिली में आपके पिताजी के या माताजी के बाल एक समय से पहले सफेद हो गए, तो वो आपके अंदर वो जीन है जिसमें जो हेयर का मेलानिन है, ब्लैक पिगमेंट, वो प्रॉपर तरह से पंप नहीं हो रहा। इसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके लिए एक फेमिलियल ट्रेट है वो। बट कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी से भी समय के साथ समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। ये देखा गया है कि जैसे अफ्रीका वगैरह में, जहाँ कुपोषण बहुत होता है, वहां पे बाल सफेद होने लगते हैं यंग बच्चों के, 5-6 साल के बच्चों के बालों में सफेदी आ जाती है। और जब उनका डाइट बेटर किया जाता है तो फिर से बाल काले होने लगते हैं। तो पर्टिकुलरली कुछ विटामिन्स होते हैं, पाबा और कैल्शियम पेंटोथेनेट, ये दो विटामिन्स हैं जिनकी कमी से समय से पहले बाल सफेद हो सकते हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब नॉर्मल डाइट में इसकी जनरली कमी होती है, तो कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो पर्टिकुलरली प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें ये विटामिन्स होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को अपने प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग का कंसर्न होता है, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये ट्राई करिए 3 मंथ्स तक, और उनको कई लोगों को इंप्रूवमेंट मिलता है जिनके अंदर फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट हो चुके हैं वो ये 2 दवाई खा सकते हैं, खा के ट्राई कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा क्या कलर कर ले। अगर ज्यादा सफेद और आप चाहते हैं कि करना, तो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी मिथ है कि कलर मत करो, इससे बाल और सफेद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये बहुत कॉमन है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो कलर आप लगा रहे हो बालों की ऊपरी सतह पे लगा रहे हो, जड़ों में नहीं लगा रहे हो। तो इसी वजह से परमानेंटली ब्लैक नहीं हो सकते बाल, और ना कलर लगाने से जल्दी सफेद होते हैं। फिर कुछ लोग क्यों देखते हैं कि उन्होंने 2010 में कलर लगाना शुरू किया, लेकिन 2015 में और ज्यादा बाल सफेद हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोग्रेशन है। आपका सफेदी स्टार्ट हो चुकी है एक सर्टेन एज के बाद, तो वो पीछे नहीं जाएगी अनलेस आप कुछ कर नहीं रहो, वो समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो कलर लगाने की वजह से नहीं हुआ। ओके।
नेक्स्ट सवाल मनीष। सर मेरा सवाल ये है कि मैं सोच रहा हूँ कुछ जिम वगैरह ज्वाइन करूँ, तो काफ़ी बाल मेरे झड़ चुके हैं और इससे पहले मेरे को एलोपेशिया की प्रॉब्लम भी हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जिम करने से बाल भी झड़ते हैं, तो अब मुझे वापस डर लग रहा है कि एलोपेशिया मुझे वापस ना हो। तो जो आपको एलोपेशिया होता है, क्या बोलते हैं, वो ऐसे बॉल्ड पैचेस बन गए थे, काफी बन गए थे, तो एक टोटली सेपरेट प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। देखो, कोई भी हेयर लॉस हो, वो उसका इंग्लिश टर्म है या मेडिकल टर्म है एलोपेशिया, किसी भी वजह से हो। तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो है एलोपेशिया एरियाटा, और वो होना बिल्कुल चांस की बात है, वो किसी वजह से नहीं होता। वो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है जो बस होती है, वो 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग में किसी को भी हो सकती है, और उसका जिम से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, जो नॉर्मल एक बालों का झड़ना और ये सारी चीजें होती हैं, उसका भी जिम से लेना देना नहीं है। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, कसरत करना चाहते हैं, और सिर्फ इस डर से नहीं जा रहे हैं कि कहीं मेरे बाल ना झड़े, तो आप बेझिझक जाएं, क्योंकि कसरत से, व्यायाम से आपकी बॉडी बेटर होगी, बॉडी बेटर होगी मतलब आपकी सेहत बेटर होगी, और हाँ जी। सेहत बेटर होगी तो आपके बाल भी बेटर होंगे। तो ये मिथ है। लेकिन फिर आप कई लोग पूछते हैं कि नहीं, मुझे मेरे जिम में मैं अगर आसपास नजर दौड़ाता हूँ या बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ तो हेयर इशू मुझे दिखता है। तो उसका रीजन कसरत नहीं है, उसका रीजन है कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो जिमर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस बढ़ सकता है। जिसमें सबसे कॉमन है स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, और हाई डोज क्रिएटिन और फैट लॉस सप्लीमेंट्स। तो इनसे हेयर लॉस बढ़ सकता है। सर मेरे को सोराइसिस भी है, तो उसके लिए मैं जैसे कोई ऑयल वगैरह यूज़ करता हूँ तो वो काफ़ी नुकसान करता है मेरे को, स्किन मेरी काफ़ी ड्राई है। तो सर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट, कैसा इस्तेमाल, मेडिसिन तो मेरी चल रही है होम्योपैथिक। ओके, तो सोराइसिस भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। अगर जिसको आप डैंड्रफ का एक बहुत अग्रेसिव फॉर्म मान लो, सर के ऊपर पपड़ी बन रही होगी आपकी, तो इसमें हर पद्धतियां काम करती हैं। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, सब कुछ का अपना अपना रूल है। तो अगर होम्योपैथी आपके लिए वर्क कर रही है सही, तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए और लंबे समय के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जनरली होम्योपैथी में मोस्ट ऑफ दी, अगर आपको जेन्युइन सोर्स से मिल रहा है तो आपको मोस्ट ऑफ दी साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, सेफ है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, और आपको फायदा मिल रहा है तो आप उसको यूज करें। मेन प्रॉब्लम ही इसमें यह है कि स्किन की एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है, तो इसमें ऑयलिंग हमें करनी चाहिए, बट रात भर लगा के छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आपकी स्किन में तो नमी आएगी लेकिन फंगस भी आ जाएगा। तो सही तरीका यह है कि आपको जो भी तेल अच्छा लगता हो, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल, जो भी आपको अच्छा लगता हो, 30 to 45 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ें अच्छे से स्कैल्प के ऊपर, और फिर उसको धो लें साबुन से, शैम्पू से, जिससे आपके स्कैल्प में एक नमी आ जाएगी, आपका सोराइसिस काफी कम होगा। जैसे स्किन पे सोराइसिस जिसको होता है, तो हम लोग बोलते हैं तेल लगाओ, तेल लगाओ। तो स्किन के लिए तो आप तेल लगा के 4 घंटे छोड़ दो तो अच्छी, तो भी अच्छा है। बट बालों में क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑयल वैसे ही बन रहा है, तो फंगस आ जाता है। तो अब 45 मिनट्स तक, 1 घंटे तक लगा के फिर उसको क्लीन कर ले, तो उससे आपको भी सोराइसिस में आराम मिल सकता है। 1 मिनट में रोकूंगी, एक सवाल इसी से रिलेटेड, क्योंकि तेल और ऑयलिंग की बात होने लगी, तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे बुजुर्ग ही कहते हैं बचपन से कि क्योंकि हम लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी बालों में तेल वेल नहीं लगाते, इसीलिए हमारे बाल खराब हो रहे हैं, बिल्कुल झड़ते हैं। तो ये दादी लोग कहती कि सरसों के तेल लगाओ, देखो हमारे बाल कितने अच्छे थे हमारे जमाने में। तो क्या ये सच है, सरसों का तेल या फिर रात में तेल लगाकर सोना? जबकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रात में तेल लगा के सोना अच्छा नहीं है बालों के लिए। व्हाट इज द ट्रूथ? देखिए, तो इसमें तो अगेन ये मैं एक मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उसमें भी हमें कई सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले, तो मैं लेकिन फिर भी वही दोहराना चाहता हूँ कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, ये सारे कंडीशनिंग के लिए, नमी देने के लिए। इससे हेयर फॉल ना बढ़ता है ना रुकता है। तो अगर आप बाल झड़ने के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो वो यूजलेस है। मैं आयुर्वेदिक तेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली ये 4 तेलों की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक तेल जैसे अनियन ऑयल हो गया, या आपने अपने तेल में मेथी वगैरह मिला दिया है, या रोजमेरी ऑयल या कैस्टर ऑयल मिला दिया, तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प हमें मिल सकता है हेयर फॉल में। बट जो सरसों तेल और नारियल तेल है, जो बहुत हम लोग, हमारे कल्चर में है कि हम खूब सारा यूज करेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा और बाल अच्छे होंगे, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता। कुछ इसमें ना वो नुकसान करता है ना वो फायदा देता है। उसका काम है कंडीशनिंग करना, चमक लाना, जो 30 मिनट्स लगा के मिल जाता है। ओवरनाइट लगाना बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इससे फंगस आता है, डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो क्योंकि हमारे कल्चर में है और हम चाहते हैं, हमारी दादी ने कहा कि नहीं आप यूज करो, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स यही है कि इन चारों तेल से हेयर फॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुर्वेदिक तेल सेपरेट बात है। सर मेरा सवाल है कि ज्यादा शैम्पू और बाल धोने से बाल झड़ सकते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये भी आपने काफी रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। ये भी बहुत बड़ी मिथ है। शैम्पू, कई लोगों को लगता है नहीं शैम्पू नहीं करना चाहिए, शैम्पू में तो केमिकल होते हैं, हाँ। और साबुन लगाओ, लाइफ बॉय। कई पेशेंट बड़े प्राउडली बोलते हैं मैंने आज तक शैम्पू नहीं, लाइफ बॉय लगाया है मैंने, शैम्पू कभी नहीं लगाया है। देखिए, सब कुछ एक साबुन है। जैसे आप फेस वॉश या नहाने के लिए साबुन यूज कर रहे हैं, दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं, वैसे ही आप बालों के लिए भी साबुन
यूज कर सकते हैं, और शैम्पू एक माइल्ड साबुन है। तो हम लोग नॉर्मल साबुन की जगह शैम्पू क्यों बोलते हैं कि आप शैम्पू यूज कर लो, क्योंकि उसमें कंडीशनर होता है। आप सिर्फ साबुन यूज करेंगे तो सारा ऑयल निकल जाएगा आपके बालों से, बालों में ड्राइनेस, जैसे लेडीज आपने नोटिस किया होगा बाल रफ फ्रिजीज जैसे बाल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा झड़ते हैं ना मेरे बाल, इसलिए। हाँ, तो शैम्पू से नहीं, वो एक प्रॉब्लम जो हमने जो अभी नुस्खे डिस्कस किया वो ट्राई करो, शायद आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा उससे। बट शैम्पू नीड बेस्ड शैम्पू है, जैसे जैसे जितना नॉर्मल शरीर के लिए साबुन यूज करना है, उतना ही नॉर्मल बालों के लिए शैम्पू यूज करना है। अगर आपके बाल रोज गंदे हो रहे हैं, आप धूल मिट्टी में आप जिम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, आपका स्कैल्प ऑयली है, तो आप हर दिन भी शैम्पू कर सकते हैं, और जो मर्जी आप शैम्पू कर सकते हैं। सारे शैम्पू मिलते जुलते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं जिसको बोलते हैं माइल्ड शैम्पू। माइल्ड शैम्पू मतलब उसका पीएच 5.5 स्किन के बराबर हो, उसमें सल्फेट पैराबिन कम से कम हो या ना हो, जिसको माइल्ड शैम्पू बोलते हैं। बट उसमें और एक कमर्शियली अवेलेबल शैम्पू में 19-20 का ही फर्क होता है। तो जो भी आपको यूज अच्छा लगता हो वो शैम्पू यूज करें। जब आपको लगता है कि बालों में गंदगी आ रही है, साफ करना चाहिए, आप तब शैम्पू यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करना सही है? हाँ, ये इसके लिए मैं बोलता हूँ कि रीबॉन्डिंग वर्स्ट चीज है जो अपने बालों के लिए है आप ना? कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि मैंने 2 बार कराया है रिबॉन्डिंग, और इसमें बाल एकदम ब्रेकेज होते हैं, लाइक बहुत। बीच से टूटते हैं वो Exactly. एकदम से, और वो भी 6 महीने बाद, हाँ, तुरंत नहीं होंगे। वो 3-4 स्ट्रेट हो जाते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन इससे खराब चीज आप अपने बालों के लिए नहीं कर सकते हो। उसका नाम ही है रीबॉन्डिंग। रीबॉन्डिंग क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हमारे बालों में हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड्स होते हैं जो आपके कर्ल दे रहे हैं आपके बालों ड्राइनेस आ जाती है सर, ये। को। हाँ, सॉरी, ड्राइनेस। ड्राइनेस बहुत आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड रीबॉन्डिंग मतलब बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तभी वो बाल आपके स्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो आपके जो बालों का अंदर का मैट्रिक्स है वो एक्सपोज हो जाता है धूल मिट्टी में, और उसके बाल आपको बड़े इजीली टूटते हैं। जो अनुश्री ने बोला कि 2-3-6 महीने के बाद एक्सेसिव ब्रेकेज होता है। तो रीबॉन्डिंग इज द वर्स्ट जो आप अपने बालों के साथ कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं और आपको लगता है कि कुछ स्मूथनिंग हो, तो जो आजकल केराटिन होता है, और वो भी अगर आपको करना ही है जरूरी, तो आप केराटिन करवा सकते हो, जो लेस डैमेजिंग टू द स्कैल्प है एज कंपेयर टू रीबॉन्डिंग, टू द लेस डैमेजिंग टू द हेयर एज कंपेयर टू रीबॉन्डिंग। तो वो भी मैं एडवाइस करता हूँ कि मत कराओ, बट अगर करना ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स लुक्स मैटर, तो वो आप कराओ रादर देन रीबॉन्डिंग। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, जैसे लड़कियां रीबॉन्डिंग कराती हैं, लड़कों के बाल टेढ़े होने लगते हैं, जैसे मेरे ही। जब मैंने सोचा एनिमल देख के कि रणबीर कपूर वाले बाल कराता हूँ, तो मेरे लंबे होने अभी तो ठीक है, हल्के से लंबे हो जाएंगे, पीछे ऐसे मुड़ने लगते हैं। तो मैंने पूछा अपने हेयर एक्सपर्ट से, उसने कहा भाई स्ट्रेटनिंग करा लो, रणबीर जैसे बाल हो जाएंगे। तो स्ट्रेटनिंग उसमें जो भी चीज लगाते हैं, ठीक है वो करा सकते हैं लोग, या नहीं करानी चाहिए? नहीं, देखो, आइडियल है कि नहीं कराना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा जो बालों की बायोलॉजी कैसी है, एक सर्टेन लेंथ तक स्ट्रेट होते हैं, फिर उसके मतलब लेट्स से 2 से 2.5 महीने की ग्रोथ में बाल स्ट्रेट रहेंगे। 3 से 6 महीने की ग्रोथ में वो एंड में एक कर्ल आएगा जो बहुत बेकार लगता है, लेकिन और लंबे होने दोगे तो फिर से स्ट्रेट होने लगेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत लंबे करने तो थोड़ा 3-6 महीने सह लो, नेक्स्ट जो 6 महीने के बाद की जो ग्रोथ है वो स्ट्रेट आएगी। अब लेकिन 3 से 6 महीने क्या करें, बेटर है कि उतने लंबे मत, लेकिन अगर आपको करना ही है तो उनको बोलो लेंथ में यहां से ना स्ट्रेटन करें, सिर्फ लेंथ पे लेट्स से 3 इंच के बाद वो हल्की सी स्ट्रेटनिंग लगा दें, अगर आपको करना ही है तो एटलीस्ट उससे बहुत पास डैमेज नहीं होगा। ब्रेकेज होगा तो एक लेंथ के बाद ब्रेकेज होगा, ये कर सकते हैं। ओके। बहुत सारे लोग होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट अपने शौक के लिए कराते हैं, एक पैटर्न चाहिए होता है उनको इस साइड, तो क्या ये ठीक है, हेल्दी है ये कराना? हाँ, देखो, इसमें कोई नुकसान नहीं है कराने में, हेयर ट्रांसप्लांट में, लेकिन माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो माइल्ड पेन, माइल्ड स्वेलिंग, 4-5 दिन की केयर, धूल मिट्टी में न जाना, ये सब तो करना ही पड़ता है। तो आपको ये देखनी है कि आपकी नीड कितनी है। जैसे मैंने कहा, ये हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस ट्रीटमेंट डायबिटीज या हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है कि आप न चाह के भी आपको कराना है। ये सब कुछ चॉइस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि अपनी हेयरलाइन शेप पसंद नहीं है, कई लेडीज को लगता है मेरा माथा बहुत जेनेटिक बहुत ब्रॉड फोरहेड है, हमें इसको छोटा करना है, कई लड़कों को लगता है कि थोड़ा सा उसको करना चाहिए, या कई मॉडल्स को बहुत अर्ली हेयर लॉस में, क्योंकि उनका वर्क रिलेटेड नीड आ जाती है कि वो कैमरा में वो हेयर लॉस दिखने लगता है, तो वो एक छोटा सा हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन केयर करनी पड़ती है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये करना एक चॉइस है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे फेशियल करना फॉर एग्जांपल, कोई नीड नहीं है फेशियल करने की, लेकिन आप चाहते हो एक फील गुड होता है, आपको थोड़ा सा द फेस लुक्स नाइस, तो वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में भी हेयर थोड़े से बेटर दिखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस चीज से, हेयरलाइन को नीचे करने से या एक बेटर शेप देने से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, तो आप करवा सकते हैं।
इसका कॉस्ट क्या होता है? क्या एरिया वाइज डिपेंड करता है? अगर ज्यादा एरिया में हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो ज्यादा कॉस्टली है, कम एरिया में करा रहे हैं तो चीपर है, क्या है? ये हाँ ऐसा ही है। तो एक ये इंडस्ट्री नॉर्म है, ये लेट्स से एक वो पैटर्न चल पड़ा है पिछले सालों से, कुछ सालों से, कि कई सालों से, कि पर ग्राफ्ट कॉस्ट हम कितने बाल लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कॉस्ट है। तो उससे हमारा टाइम डॉक्टर का टाइम कैलकुलेट होता है कि लेट्स से हम 1,500 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो हमारे 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। 6,000 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो 2 दिन में होगा। तो ऑफ कोर्स हाफ डे ऑफ वर्क वर्सेस 2 डेज ऑफ वर्क, वो कॉस्ट वेरी करता है। इसका कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं होता, ये एक प्रोफेशनल फी है। जैसे किसी लॉयर की फी 5,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए कुछ भी फी होती है, डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस, उनका एक रेपुटेशन एंड चांसेस ऑफ सक्सेस विद दैट लॉयर। वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में भी जो फी होती है वो क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है। तो जिनका काम अच्छा है, एक रेपुटेशन अच्छी है, अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, और उनके क्लिनिक ने या उस डॉक्टर ने बार बार अच्छे रिजल्ट दिए, तो वो अपना कॉस्ट बढ़ा लेते हैं क्योंकि उनकी डिमांड भी ज्यादा रहती है और द पेशेंट्स गेट अ वैल्यू फॉर देयर मनी। सो ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। हर डॉक्टर की अपनी अपनी प्रोफेशनल फी होती है जो वो बताते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है तो इसके क्या कोई रिस्क फैक्टर्स है? मतलब जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है तो वो फेल भी हो जाती है बहुत बार कि कुछ और करवाने गए हो, हाँ, कुछ और बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो क्या ऐसा इसमें भी होता है? हाँ हाँ, तो ये किसी भी एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी लेट्स से लेस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आ सकते हैं इसके अंदर। और अब हेयर ट्रांसप्लांट में इतना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया ये ट्रीटमेंट। इनफैक्ट पहले लाइपोसक्शन था, बट लास्ट 5 इयर्स में हेयर ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा कॉमनली डन कॉस्मेटिक सर्जरी है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय फार। सो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पॉपुलर है। तो जब उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसके सर्विस प्रोवाइडर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनक्वालिफाइड, अनएक्सपीरियंस्ड, इल इक्विप्ड क्लिनिक्स भी बहुत सारे हो बहुत गए हैं सारे। और क्वैकरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हेयर ट्रांसप्लांट में, जिसकी वजह से फेल्ड केसेस हमें बहुत देखने को मिलते इंडिया में कितने ऐसे सिचुएशन आपको क्या लगता है इंडिया इस सेक्टर में कहाँ है? हैं। इसमें ब्लैक या क्वैकरी इन हेयर या ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली बहुत इंडिया बहुत पीछे है। नहीं, क्वैकरी बहुत ज्यादा है इंडिया में। अच्छा। क्योंकि कॉस्ट एक फैक्टर होता है ज्यादातर लोगों के लिए। तो उसकी वजह से ये इल इक्विप्ड और क्वैकरी वाले क्लिनिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए ओके। इंडिया के अंदर। और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस की भी बात करें, वहां के भी डॉक्टर्स इसके अगेंस्ट काफी फाइट कर रहे हैं, क्वैकरी इन हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ खराब होता है, रिजल्ट खराब आया या पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो एक प्रोसीजर का नाम खराब हाँ होता है। एग्जैक्टली। तो हम लोग एज एसोसिएशन काफी काम करते हैं पेशेंट अवेयरनेस के लिए कि लोग ठीक सोच समझ के कराएं, क्योंकि इलेक्टिव ऐसा नहीं है कि कल आपको कुछ डिसीजन लेना है, या आप आराम से सबको रिसर्च करके फिर ये करना चाहिए। ओके। तो कॉम्प्लिकेशंस और लेस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स बहुत कॉमनली आते हैं अगर अच्छे से नहीं किया गया प्रोसीजर। मेरा सवाल ये है कि मैं बाइक से आना जाना करता हूँ, एटलीस्ट एक डेढ़ घंटा मुझे ऑफिस आने में लगता है, तो हेलमेट लगा के रखता हूँ। क्या हेलमेट लगाने से भी बाल झड़ते हैं? हाँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन लोग कहते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आ रहे हैं क्योंकि बहुत रिलेवेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन है ये। तो हेलमेट लगाने से और कैप पहनने से हेयर लॉस नहीं होता है, कोई चांस ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कहते पीछे हो जाते हैं बाल। नहीं, वो पीछे अगर तब होंगे बाल अगर आप पोनी बहुत टाइट बांधोगे, जैसे ये लड़कियों में होता है, या सिक्स में जो बहुत टाइट अपनी पगड़ी बांधते हैं, उसमें एक ट्रैक्शन एलोपेशिया डेवलप होता है। वो एक डिफरेंट चीज है, हेलमेट से कुछ नहीं होता। एक जनरली लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप लगातार 20 घंटे तक कैप पहने रहोगे तो हवा नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन बालों को ऊपर से नहीं मिल रही है, वो ब्लड से ऑक्सीजन जा रहा है जो हम सांस ले रहे हैं। तो हेलमेट अगर आप 10 घंटे या कैप आप 10 घंटे भी लगातार पहनते हो, उससे हेयर लॉस नहीं होता। जब हेलमेट उतारते हो तो 4-5 बाल जो उठना वो तो नॉर्मल है, वो तो हम ऐसे तेज कंघी करेंगे तो भी 4 बाल टूटेंगे जो फिर ग्रो हो जाएंगे। तो आपने 10 घंटे मान लो हेलमेट लगा रखा है, उतारते हुए 2-3 बाल गिरते हैं, ये नॉर्मल है, ये हेलमेट की वजह से नहीं हुआ, ये होना ही था जो फिर से ग्रो हो जाएगा। एक सवाल सर ये कि ऑयलिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए मेल्स को, कि रोज करनी चाहिए, या फिर कोई कहता है कि बस नहाने से 1 घंटे पहले कर लो और ताकि बाल जो है मजबूत रहें सब। तो ऑयलिंग का प्रोसीजर क्या होना चाहिए बेटर, वो बताओ। तो ये जो भी आप बोल रहे हैं, ये मेरा प्रेफर्ड वे यही है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार जब आप बाल धो रहे हो तो ऊपर से अगर आपको अगर चंपी करना अच्छा लगता हो तो चंपी भी कर सकते हो। कोई सा भी तेल, जो भी आपको अच्छा लगता हो तेल, वो आप लगाओ। इसका काम क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो होता ही ऑफ कोर्स, प्लस जो हमारे बालों में रूखापन होता है वो ऑयलिंग से काफी कम हो जाता है। बाल मजबूत या जड़ें मजबूत नहीं हो रही हैं। और ऑयल कौन सा प्रेफर करेंगे आप?
उसमें मेरी पर्सनल प्रेफरेंस कोकोनट ऑयल रहती है, मुझे वो अच्छा लगता है लगाना, क्योंकि मेरे घर में वो हमेशा से वही यूज होता आ रहा है इस पर्पस के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो बादाम के तेल से बेटर है। अगर आपको बादाम का तेल अच्छा लग रहा हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो करें। सरसों का तेल, इसमें बड़ा लोग होते हैं कि नहीं सरसों का तेल लगाओ, उसमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। चाहे कोकोनट हो, सरसों हो, बादाम तेल हो, सारे आपकी चिकनाई देंगे आपके बालों को। आप उसको आधे से पौने घंटे पहले हेड वॉश से आप उसको यूज करें। सवाल है कि लड़कों के बाल लड़कियों से पहले क्यों झड़ते हैं? ये अच्छा सवाल कैसा है। सवाल है? तो अभी ये देखा होगा, तो इसका एक और एक्सटेंशन मैं बताता हूँ आपको। लड़के गंजे हो जाते हैं, लड़कियां, आपने आज तक कोई गंजी लड़की नहीं देखी होगी। एग्जैक्टली। सो ये सारा मेल हार्मोन का खेल है, टेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। The only reason is testosterone. हाँ, so that's the मेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन का काम क्या है? सर के बालों को कम करना, बॉडी के बालों को बढ़ाना, ये मेल हार्मोन का काम है। तभी हमारे अंदर सर पे रिलेटिवली कम बाल होते हैं, बॉडी पे ज्यादा बाल होते हैं। लड़कियों में सर पे ज्यादा बाल होते हैं, बॉडी पे कम बाल होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फीमेल बॉडी में बहुत कम होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से, इस हार्मोन की वजह से हमारा अंदर जल्दी हेयर लॉस होता है, और पूरी तरह से हेयर लॉस हो सकता है, जो लेडीज में नहीं होता। अब पीआरपी ट्रीटमेंट हम सुनते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको पीआरपी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और किसको कोई और ट्रीटमेंट अगर रिकमेंड कर सकते हो आप, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए? तो अगर किसी भी वजह से हेयर लॉस है, किसी भी वजह से, चाहे वो मेल पैटर्न हेयर लॉस हो, या आपका एक सीजनल हेयर लॉस हुआ, या पोस्ट कोविड पोस्ट फीवर हेयर लॉस हुआ, जो 3 महीने के अंदर रिकवर नहीं हो रहा है, वो लोग क्वालिफाई करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट। पीआरपी एक पार्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो इसमें अगेन अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन निकाला, क्योंकि पीआरपी आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है पीआरपी के अराउंड। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पीआरपी कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है कि बस खून अपने से, पीआरपी होता है कि आपका ब्लड लेके, पेशेंट का ब्लड लेके ग्रोथ फैक्टर निकाला जाता है एक मशीन में, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कोई जादू नहीं होता जिससे कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो जाने वाला है। अभी भी दवाइयां जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, केस टू केस डिपेंडिंग ऑन किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है, वो ज्यादा असरदार है। मेरा मानना है कि 70-75% जो नतीजा है वो दवाइयों से आता है। पीआरपी एक एड ऑन है, एक वैल्यू एडेड ट्रीटमेंट जो आप ले सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर या थोड़ा सा जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए, ये होता है पीआरपी। तो पीआरपी किसी को भी अगर हेयर थिनिंग हो रही है, बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं और अपने आप ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि जनरली बाल झड़ते हैं वापस 1-2 महीने में नॉर्मल हो जाता है, वो अगर नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है तो आप पीआरपी के लिए क्वालिफाई करते हो। और पीआरपी एक डॉक्टर ड्रिवन प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करवा सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स समझ के। बस एक्सपेक्टेशन अलाइंड होनी चाहिए। आजकल लोगों को इंस्टाग्राम की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि पीआरपी तो सबसे अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है। पीआरपी से बेटर दवाइयां हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पीआरपी इज अ वेरी गुड एड ऑन। अच्छा, एज यू सेड कि जो मेल होते हैं उनमें बॉल्डनेस होती है, एज कम्पेयर टू फीमेल्स होती है, उनको बॉल्डनेस नहीं होती कंप्लीटली, बट स्टिल हेयर लॉस काफी होता है, हेयर लाइन काफी बड़ी हो जाती है। तो उनको क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, या उनके लिए क्या प्रोसेस है ऐसा? तो ये दोनों ही, जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, जिसमें जैसे फीमेल्स में आप देखो बॉल्ड नहीं हो रही, लेकिन बाल हल्के होते चले जाते हैं, मांग खुलती चली जाती है, कई केस में इधर साइड में हल्की सी हेयरलाइन भी रिसीड हो जाती है, वॉल्यूम जाता है बेसिकली। तो ये और मेल पैटर्न हेयर लॉस दोनों सिमिलर चीजें हैं काफी, तो इनका ट्रीटमेंट भी बहुत सिमिलर है। बट कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हम लोग मेल्स में किसी भी एज में दे सकते हैं, लेडीज में एक सर्टेन एज के बाद ही यूज कर। एक दवाई का अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो फेनास्ट्राइड एक दवाई होती है, तो वो हम लोग मेल्स में किसी भी एज में 18 साल से ऊपर यूज करते हैं। एफडीए से अप्रूव्ड एफडीए अप्रूव्ड दवाई है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है। तो मेल्स में हम लोग 18 साल के ऊपर यूज करते हैं, लेडीज में वेट करते हैं जनरली 40-45 का। उसके पहले कुछ और सिमिलर दवाइयां होती हैं जो उसके पहले यूज लेडीज फीमेल बॉडी के लिए सेफ होती है, बट ट्रीटमेंट वाइज दोनों सिमिलर है। कुछ ट्रीटमेंट जो हार्मोन्स के ऊपर डायरेक्टेड है, डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर डायरेक्टेड है। फीमेल्स में खास तौर से हम लोग बोलते हैं कि हेयर लॉस मल्टीफैक्टोरियल है, मेल्स में प्रेडोमिनेंटली हार्मोनल है प्रेडोमिनेटली, लेकिन लेडीज में मल्टीफैक्टोरियल है। डाइट का रोल है, आपकी लाइफस्टाइल, आपके स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा रोल है। प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम भी हो सकता है। तो वो पोस्टपार्टम बहुत कॉमन होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड काफी कॉमन होता है। एक प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम, वो ऑलमोस्ट फीमेल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जिसमें बाल बहुत ज्यादा लगातार गिरते रहते हैं। तो
फीमेल्स के अंदर भी हेयर लॉस को मैनेज किया जा सकता है, डायग्नोसिस सही बननी चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन, तो वो भी मैनेजेबल है। हेयर ट्रांसप्लांट लेडीज में जनरली नहीं किया जाता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। अभी आजकल इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है रोजमेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स बेसिकली, तो वो क्या कारगर होते हैं, क्या दे रियली वर्क? So this is a difficult question to answer because हम लोग जब बीइंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट Exactly. होता है, एविडेंस बेस्ड। सो मॉडर्न मेडिसिन में रोजमेरी ऑयल का कोई एविडेंस नहीं है। आप बोलो कि मुझे स्टडीज दिखाओ कि ये काम करती है, देयर इज नो सच स्टडी। स्टडीज हुई जिन्होंने देखा है कि नहीं कुछ खास काम नहीं करती। तो एक तो है एविडेंस, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन कि भाई मैंने क्या महसूस किया है, जो मैं इतने पेशेंट्स को देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनका क्या मानना है। तो आजकल जब से रोजमेरी काफी पॉपुलर हुआ है लास्ट 2 साल से, मैंने कई 100 पेशेंट ने जिन्होंने बताया कि उन्होंने रोजमेरी ऑयल ट्राई किया है। ज्यादातर लोगों को, लेट्स से मोर देन 60% लोगों को लगा है कि उनका हेयर लॉस थोड़ा सा बेटर हुआ है। ठीक है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मे बी रोजमेरी ऑयल इज स्लाइटली बेनिफिशियल फॉर हेयर लॉस, पॉसिबल है, बट उसका अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो मैं उसको मना नहीं करता, मैं बोलता हूँ उसको 2-3 महीने ट्राई करो, शायद आपको कुछ फर्क मिले, एटलीस्ट नुकसान तो कोई भी नहीं है। या इतने सारे क्योंकि क्वेश्चंस किए गए, तो एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर फीमेल्स क्योंकि अपना बहुत सारा बजट इसमें इन्वेस्ट करती है, क्योंकि हमें महंगे शैम्पू ऐड ऑन जी, करने होते हैं, जी। क्योंकि सबसे महंगे शैम्पू जो ऐड में दिख जाए, हाँ। चाहे वो 4,000 के क्यों हाँ, ना हो, हाँ। हम वो ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, फिर उसमें हाँ। कंडीशनर, सीरम, फिर उसमें अलग अलग चीजें ऑयल हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या असरदार है? मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये सब हाँ ठीक है खर्च करो, काम करेगा तो अच्छी बात है, वरना देखा जाएगा, हाँ, या फिर आप कुछ इस पे सजेस्ट करेंगे हाँ। कि इतना जरूरत नहीं है, कम वाले से शैम्पू भी उतनी असरदार है? हाँ। तो असरदार है कि नहीं, इसलिए मैं डिफाइन करना होगा कि हम क्या असर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। अगर हम असर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने शैम्पू से कि बाल बहुत घने हो जाएंगे, हेयर फॉल 0 हो जाएगा, जो हम एड पे देखते हैं, तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने शैम्पू साबुन, और आप कोई भी शैम्पू कितनी देर तक सर पे लगाओगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसमें वो कुछ भी नहीं करने वाला एक्सेप्ट धूल मिट्टी एक्सेट्रा गंदगी को निकालने के लिए। अब वो चाहे 100 रुपए का नॉर्मल एफएमसीजी शैम्पू हो या बहुत ही कोई प्रीमियम 4,000 रुपए का शैम्पू हो, वो सिमिलर होगा। 4,000 में होगा कि एक फील गुड आता है, उसकी सुगंध अच्छी होगी, उसके केमिकल अच्छी होगी। पैकेजिंग अच्छी होगी, और ऑफ कोर्स उसमें जो अभी हमने डिस्कस किया माइल्ड शैम्पू, हाँ। वो भी है। तो बट प्रोडक्ट भी थोड़ा सा बेटर होगा इन द सेंस कि पीएच उसका हमारे स्किन से वो क्लोज रहेगा, उसे पैराबेन सल्फेट फ्री। तो आप पूछोगे कि इसका क्या मतलब, पीएच स्किन से पास होने से क्या फर्क पड़ता है? तो जो नॉर्मल साबुन, नॉर्मल शैम्पू होता है वो अल्कलाइन होता है, और हमारे बाल, हमारी स्किन एसिडिक स्किन होती है, तो हम अल्कलाइन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उससे ड्राइनेस आ सकती है। Okay. तो बालों में रफनेस, रफ हो गए तो टूटना, ये हो सकता है। जो माइल्ड शैम्पूज होते हैं उनसे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपने शैम्पू भी कर लिया और आपके बाल आपको ऐसे ड्राई नहीं लगता है, आपको कंडीशनर की शायद आपको नीड ना हो, ये फर्क होता है। Okay. और होपफुली अगर महंगा है तो थोड़ा सा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी में भी थोड़ी सी बेटर हो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल, कोई भी कौन होता है बोलने वाला कि आप वो मत यूज करो। बट अगर आप कहीं और बेटर जगह वो 4,000 यूज कर सकते हो, तो मैं ये बोलूंगा कि एक नॉर्मल 100 रुपए के शैम्पू में और बहुत महंगे शैम्पू में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। Exactly. आप कहीं और कॉस्ट कटिंग करके उस शैम्पू में मत। अ, एक डैंड्रफ के लिए जो बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो कंडीशन होती है, उसमें जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया या अदर ब्रांड्स जो होते हैं, क्या वो कारगर होते हैं डैंड्रफ दूर करने के लिए, या फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए? एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, दैट इज मैंने एक ट्रीटमेंट लिया था, उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया था कि हेयर ऑयल नहीं यूज करना है, इट विल इंक्रीज। तो क्या है, मतलब तेल लगाना है या नहीं लगाना है? ठीक है। तो अगेन बहुत ही अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन। तो जो हेड एंड शोल्डर की आपने बात की, उसमें एक दवाई होती, एक चीज होती है ZPTO, जिंक पायरेथियोन। तो ये थोड़ा बहुत एक बहुत ही माइल्ड डैंड्रफ के लिए ठीक होता है, हम लोग भी रेकमेंड करते हैं उसको। बट अगर आपका डैंड्रफ बढ़ के सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया है, मतलब पपड़ी ज्यादा बन गई है, इचिंग बहुत ज्यादा है, तो हम लोग दूसरे मेडिकल शैम्पूज यूज करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी कीटोकोनाजोल नाम की एक दवाई होती है। मैं अगेन ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, तो आप ये यूज कर सकते हो। मेडिकेटेड शैम्पू लगाने का सही तरीका होता है कि कम से कम 5 मिनट मिनिमम, प्रेफरेबली 10 मिनट, बट कम से कम 5 मिनट लगा के आप छोड़ो।
लगाते ही धो दोगे तो उसमें और हेड एंड शोल्डर में कोई फर्क नहीं है। Okay. लेकिन आप 5 से 10 मिनट छोड़ोगे तो वो दवाई की तरह काम करेगा, आपके फंगस को कम करेगा, आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस बेटर होगा। So to answer your question, head and shoulder has a role in very minor dandruff, but ज्यादा सेबोरिक हो तो मेडिकल शैम्पूज। तो ये जो ऑयलिंग की आपने बात की कि अगर ज्यादातर डर्मेटोलॉजी से बोलते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ है, सेबोरिक है, तो ऑयल मत ऑयल लगाओ। मत लगाओ। और यही हमें शुरू से यही बताया जा रहा है, टेक्स्ट बुक में लिखा। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मानना है, ऑयल लगाओ, मैं बोलूंगा ऑयल लगाओ, लेकिन उसको 30 मिनट्स के बाद धो दो, क्योंकि सेबोरिक में आपकी स्कैल्प आपका बहुत ड्राई हो रहा है और ऑफ कोर्स आपके बाल भी ड्राई हैं। तो अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो ड्राइनेस बढ़ती है। तो ऑयल लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, तो रात भर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं कि बालों में हाँ। रूसी आ रही है, सूखापन आ रहा है, लगा के छोड़ दो या पूरे टाइम लगाए रहो, तो वो नहीं होगा। और जब तक ऑयल रहेगा वो कम दिखेगा, लेकिन फंगस अंदर अंदर ऑयली मीडियम में बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ऑयल में कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको शॉर्ट कॉन्टैक्ट के लिए यूज कर रहे हो। सेबोरिक डर्मेटाइटिस से हेयर फॉल बढ़ता है, आपके बाल ज्यादा गिरते हैं, लेकिन ये फिर आ जाते हैं बाल। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस से आपकी रूट डैमेज नहीं होती है, लॉन्ग टर्म हेयर लॉस नहीं होता, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में हेयर फॉल बढ़ता है। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट बोलती है कि इट्स नॉट क्योरेबल फॉर योर एंटायर लाइफ। सो इज इट ट्रू कि डैंड्रफ हमेशा पूरी तरीके से नहीं जाता? हाँ, ये ट्रू है। अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस की टेंडेंसी है तो वो मेडिकली क्योरेबल नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको 6 महीने के लिए दे दूं और आपका जिंदगी भर के लिए डैंड्रफ चला जाए। लेकिन कई लोग आउटग्रो कर लेते हैं अपना, क्योंकि अगेन मॉडर्न मेडिसिन में, जिसमें मैंने बताया, एविडेंस नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में मानते हैं और कई पेशेंट्स को ने भी फील किया है कि जो अपनी डाइट को क्लीन करते हैं, रिफाइंड शुगर कम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से कम करते हैं, ग्लूटेन कम करते हैं, तो उनकी स्किन प्रॉब्लम्स उनकी बेटर होती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस उनका बेटर होता है। तो कई लोग आउटग्रो कर लेते हैं अपने सेबोरिक डर्मेटाइटिस को, बट मेडिकली ये क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। ओके, तो मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, तो हेयर ट्रांसप्लांट और पैचेस, ये इस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है दोनों में? और बेसिकली मतलब जो लोग करवाते हैं, तो क्या उनको पहले ही एक ही बार में रिजल्ट मिल जाता है, क्या उनको बार बार आना पड़ता है सिटिंग के लिए? तो वो बताइए। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड जो मेरे पिछले 8-10 साल से फ्रेंड हैं, उनको लगता है मैं हेयर वीविंग करता हूँ। मैं हेयर वीविंग नहीं करता हूँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। सो हेयर वीविंग एक पैच है, एक विग है, जो कि कोई नेचुरल मेडिकल प्रोसेस नहीं है, नेचुरल बाल नहीं आ रहे, एक विग है, बना बनाई टोपी है जो आपके सर पे चिपका दी जाती है। ये परमानेंट नहीं है, आपको हर 15 दिन, महीने में, डिपेंडिंग ऑन कितना आपके स्कैल्प पे ऑयल मिल रहा है, आपको जाके उसको रिफिक्स करवाना पड़ता है। और 5-6 महीने के बाद जब उसका वेयर एंड टेयर इतना हो जाता है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, फिर आप एक नया यूनिट ले लेते हो। तो ये होती है हेयर वीविंग या हेयर पैचिंग। हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके बॉडी के परमानेंट बाल, जो सर के पीछे के बाल होते हैं, कई बार बियर्ड के बाल होते हैं, तो ये बालों की रूट को हम निकालते हैं, बॉल्ड एरिया में उन रूट को इम्प्लांट किया जाता है और ये रूट एक नया बाल बनाती हैं। इसको आप कटवा भी सकते हो, शेव करवा सकते हो, ग्रो होते रहते हैं ये बाल। तो ये डिफरेंस होता है हेयर पैच में और हेयर ट्रांसप्लांट में। तो हेयर ट्रांसप्लांट पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अच्छे से किया जाए तो एक बार में रिजल्ट आ जाता है। कई बार कमी भी रह जाती है कि हमने लगाए 100 बाल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95 ग्रो हो जाए, बट 50 ही ग्रो हुए। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं किया गया प्रोसीजर तो वो दोबारा हो सकता है, पॉसिबल है। बट हम लोग ट्राई ये करते हैं, पेशेंट को भी ये ट्राई करना चाहिए कि पहली बार में ही अच्छा हो जाए, वही हमारा बेस्ट चांस होता है फर्स्ट टाइम। दूसरा, कई बार लोग सेकंड ट्रांसप्लांट में जाते हैं जब उनका नया एरिया कोई बॉल्ड होता है। जैसे मान लो मैंने आज अपने इस एरिया पे ट्रांसप्लांट कराया, बट मैंने केयर नहीं करी, दवाई नहीं खाई, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले 5-6 सालों में मेरा ये एरिया बॉल्ड होगा, तो फिर मैं उस पे ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। एक सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर का कभी-कभी फेमिनिस्ट जाग जाता है, तो मुझे डॉक्टर से भी ऐसे सवाल करने का मन करता है। तो एक सवाल है, जो लोग कहते हैं कि जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, मोस्टली हमें अपनी मम्मियों से मिलते हैं, मतलब फीमेल ट्रेट से हमें आता है, तो इसमें लड़कों का कोई हाथ नहीं होता है, जबकि आपने भी बोला कि टेस्टोस्टेरोन इज द मेन रीजन। तो क्या, व्हाट इज द ट्रुथ? हाँ, नहीं, सो अगेन ये जेनेटिक है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन डायोड बहुत ही कम है, मेल्स के अंदर ज्यादा है, बट ये जो जीन है ये दोनों तरफ से आ सकता है। फादर के साइड पैटर्नल साइड से भी आ सकता है और मदर की साइड मैटरनल साइड से भी आ सकता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाली इतनी ज्यादा बात नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मदर की फैमिली में मदर में प्रॉब्लम थी तभी मैं इनहेरिट करूंगा। मेरे फादर के साइड से भी हो सकती है तो भी मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, मेरी मदर के साइड से भी इनहेरिट कर सकता हूँ, और आफ्टर ऑल ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी है।
हो सकता है मेरे फादर भी बॉल्ड हो, मेरी मदर को भी बहुत ज्यादा हेयर लॉस इशू हो, बट लेकिन मुझे मेरा नहीं ना हो। हो, एग्जैक्टली। ये भी पॉसिबल है कि मेरे मदर को भी नहीं है, फादर को भी नहीं है, बट मेरे ग्रैंडफादर को थी, तो मुझे हो सकती है। हाँ। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरे भाई को है, या वाइस वर्सा। तो जेनेटिक्स तो सारा प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो जीन है ये सिर्फ मटरनल साइड से आता है, ये आइदर ऑफ द साइड से आ सकता ओके, है। 50-50। लास्ट क्वेश्चन कि जो कहते हैं कि अगर जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं वही बॉल्ड होते हैं, मतलब जैसे कि हॉलीवुड में भी स्टार्स देखे, लाइक हाँ। मर्दानगी से जोड़ हाँ, देते हैं हाँ, इसे, तो हाँ। व्हाट इज द ट्रुथ? तो आई थिंक दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है ना। तो ये एक जोक चलता है कि ये joke चलता है। चलता है कि आप बॉल्ड हो, इसका मतलब आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत पैसे ज्यादा कमा है। लिए, या आप मर्दानगी आपके अंदर ज्यादा है। टेस्टोस्टेरोन आप अक्रॉस बॉल्ड और हेयरी मैन में आप टेस्ट करेंगे, सिमिलर टेस्टोस्टेरोन आएगा 19-20। ये है सेंसिटिविटी। कुछ लोगों के अंदर रिसेप्टर आ जाते हैं जो कम टेस्टोस्टेरोन भी बॉल्डनेस कर सकता है, और अगर आप बहुत मैचो है, बहुत टेस्टोस्टेरोन, लेकिन अगर रिसेप्टर नहीं है तो आप बॉल्ड नहीं होंगे। तो आप कोई ऐसे टिप्स दीजिए जाते जाते हमारे ऑडियंस को कि वो आपके पास प्रॉब्लम लेके आए, शौक से आए हाँ, अपने हाँ, बालों के हाँ, लिए, हाँ। तो कोई ऐसे टिप्स दे दीजिए जाते जाते। तो अगेन मेरा ये मानना है दर्शकों कि आपका लाइफस्टाइल, देखिए जेनेटिक्स का ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, अब वो तो जो है वो है, लेकिन 20% रोल आपके लाइफस्टाइल का, आपके डाइट का बहुत बड़ा होता है हेयर लॉस में। और तभी इस जनरेशन में, अगर हम अपने पिछले जनरेशन से कंपेयर करें, इस जनरेशन में हेयर लॉस और मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, ये 10 साल पहले हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल, जो कि जिसमें एक मेजर शिफ्ट आया है लास्ट 10 इयर्स में। रिफाइंड शुगर्स जहां तक हो सके कट करें। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन एनी फॉर्म, आप खा रहे हैं या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभी सब कुछ अलाउड है, बट उसको रेगुलर यूज करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती है, तो उसको आप कम करें। स्ट्रेस लेवल जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फोन की बीप से लेके इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, हर चीज हमारा स्ट्रेस को बढ़ा रही है, तो उसको जरूर कम करें। 5 मिनट ट्राई करें, मेडिटेशन हो, मेडिटेशन ना कर पाए तो कुछ अच्छा म्यूजिक करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, नेचर में जाएं। सोने से आधे घंटे पहले और उठने के 1 घंटे के बाद प्रेफरेबली फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें, जिससे काफी स्ट्रेस लेवल आपके कम होंगे। अपनी स्लीप पे खास तौर से ध्यान दें, और अपने पोषण के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही बाहर भी वही दिखेगा। Yes. तो यही मेरा थैंक यू message सो है। मच फॉर कमिंग, और ये वीडियो हम शायद 2-3 बार देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स और मेडिसिन है जो कि हमारे जी, काम आने वाले हैं। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक कमिंग। यू।